तो हेलो गाइस, ये नेक्स्ट वीडियो है फिल्टरिंग द योजना सीरीज में। और आज हम लोग डील करेंगे जनवरी एडिशन से। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि इस एडिशन का टाइटल है इंडिया एट 75। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे 2022 में वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर 75th इंडिपेंडेंस डे। तो उसके देखा देखी देयर हैज़ बीन प्लान, ये प्लान किया गया है कि एक 75 वीक लॉन्ग 75 वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो उसकी उसको फ्लैग ऑफ करते हुए ये एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने रिलीज करा है जनवरी में इस साल। तो इसमें इन्होंने डिटेल करा है कि इन दी 75 ईयर्स हमने कौन से ऐसे चैलेंजेस देखे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, स्पेस में, फेडरलिज्म में, एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, और कैसे आगे चलते हुए हमको अडॉप्ट करनी है चीज़ें अपने अंदर। मतलब अभी फ्यूचर में जो हम अचीव करना चाहते हैं, द गोल्स दैट वी एम फॉर, हाउ टू टारगेट देम एंड हाउ टू इंश्योर दैट सच चैलेंजेस, जो भी दिक्कतें परिस्थितियां बनी थी पिछले 75 सालों में, वो फिर से ना हमारे सामने आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एडिशन अच्छा लगेगा। तो अब शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा वीडियो के बारे में गाइड कर देता हूँ कैसे ये वीडियो फ्लो करेगा। सबसे पहले मैं एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू, क्या इसके कंटेंट्स हैं, कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाया जा सकता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ यूपीएससी एस्पिरेंट एज वेल एज अ पर्सन हु जस्ट इज वाचिंग फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट या जनरल अवेयरनेस। जो पहला आर्टिकल है वो है सक्सेसफुल एंडेवर्स इन स्पेस, जो हमारे स्पेस जर्नी को, इंडिया की स्पेस जर्नी को चार्ट करता है, कैसे 1962 से हम आज तक अपने इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वी आर कंसिडर्ड वन ऑफ द लीडर्स इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन। हम देखेंगे उसमें कौन से चैलेंजेस हमने फेस किए, क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स कौन से थे जो हमने अचीव किए, एंड फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आगे आगे हमारा फोकस रहने वाला है इन द कमिंग डेकेड और सो। इसके बाद हम लोग अपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो हमारा राजतंत्र है, हम उसको उसके एवोल्यूशन में थोड़ा सा जा करके देखेंगे कि कैसे हमारे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस तरीके से एनविजन किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, कैसे उसमें चेंजेस आए हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमको देखने को मिली हैं, एंड व्हाट आर द चेंजेस दैट वी नीड टू इंश्योर सो दैट इन द फ्यूचर सच प्रॉब्लम्स डू नॉट परसिस्ट। इसके बाद हम फिस्कल फेडरलिज्म पे जाकर के बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम्स 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन्होंने कैसे इंडिया में फिस्कल फेडरलिज्म की नींव रखी थी, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उससे इंस्पिरेशन लेते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म को, खास करके फिस्कल फेडरलिज्म को, कैसे हमने अपनाया है, और आगे चलते हुए हम लोग को क्या उसमें चेंजेस लाने हैं, या फिर क्या ऐसे फील्ड है जिसको हमने अगर एक्सप्लॉइट किया तो हम इसमें थोड़ी और फ्लुएंसी ला सकते हैं अपने फेडरल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो एक मेजर टॉकिंग पॉइंट है आजकल के टाइम्स में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें, बिकॉज इट इज़ द बेसिस ऑन विच एनी सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी एनविजन। तो एक डेवलपिंग कंट्री में कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पोर्टेंस है, और कौन से ऐसे थीम्स हैं जिसमें हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन से फेजेस हैं जिसमें हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड उन फेजेस में हमने क्या चैलेंजेस आज तक देखे हैं और आगे हमें कैसे उनमें इम्प्रूव करना है, सो दैट वी कैन हिट द टारगेट ऑफ द 5 ट्रिलियन गोल, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो हम लोग वो भी देखेंगे। इसके बाद हम लोग थोड़ा जा करके हमारे सॉफ्ट पावर में, हम सॉफ्ट पावर जो है इंडिया का,
कि हमारा कल्चर है, जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, हमारे आर्ट्स हैं, हम उनका यूज़ करके कैसे एक नए इंडिया को, मतलब जो एक इंडिया की नई इमेज हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाउ स्पोर्ट्स एंड सिनेमा कैन कंट्रीब्यूट टू इट। और ये स्पोर्ट्स वाला आर्टिकल श्री मिल्खा सिंह जी ने लिखा था, जिनका अभी रिसेंट में निधन हुआ है। तो ये इसका थोड़ा और सिग्निफिकेंस बन जाता है इस चीज़ में। उन्होंने अपने आइडियाज़ पेन करे हैं कि हाउ हाउ डज ही envision India going forward and how sports is going to contribute to the national development. अब सिनेमा की बात करेंगे, सेम जैसे स्पोर्ट्स का रोल था, हम देखेंगे सिनेमा का कैसा रोल है इंडिया की सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने में। और इवन विद इन इंडिया सिनेमा कैसे इवॉल्व करा है ओवर द पास्ट 75 years एंड हाउ शुड इट गो ऑन मूविंग फॉरवर्ड। फाइनली मैं आप लोगों को थोड़ा इस पर्टिकुलर एडिशन में बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने अपने आर्टिकल्स कंट्रीब्यूट करे हैं। तो उनके कोट्स जो हैं, उनके फ्रेजेस हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, या जो भी उन्होंने अपने फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ में मेंशन करा है अपने आर्टिकल्स में, तो मैंने उनका भी एक कंपाइलेशन आप लोगों के लिए बना करके रखा है। देन यू कैन विच यू कैन ऐड सिलेक्टिवली टू योर ओन स्टॉक ऑफ कोट्स, या जो भी आपको, अगर आपने ऐसा एक कहीं पे रिपोजिटरी बना रखी है जिसमें आप लोग अपने कोड्स नोट डाउन करते हैं, तो इस पर्टिकुलर थीम में आप ये वाला फ्रेज भी ऐड कर सकते हैं, जस्ट टू ऐड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट टू योर आर्ग्यूमेंट। इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देता हूँ इस इशू के बारे में थोड़ा सा। अगर हम कंटेंट्स की बात करें इस इशू में, तो जैसा मैंने कहा था इंट्रोडक्शन अपने मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में, कि इसके जो आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस जो हमने फेस करे थे इन द 75 years आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनको डिटेल करा है। और उसके साथ ही कुछ आगे फ्यूचर इनिशिएटिव्स कैसे हमें लेने चाहिए, कौन से डायरेक्शंस में हमको चेंज लाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिकल फेडरलिज्म की बात करूँ, तो हमें जो चेंज लाना है वो हमारे अकाउंट्स मैनेजमेंट में लाना है। जो हमारा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है, हमको देखने को मिलती है, उसमें कैसे हम चेंजेस लाएं, ये सारी चीज़ों ऐसे करके अलग अलग एरियाज में सारे जो आर्टिकल्स हैं उन्होंने इसी फॉर्मेट में कवर करा है कंटेंट की, उनका क्या चैलेंजेस फेस करे ओवर द इयर्स एंड फ्यूचर में क्या बेसिकली हमारी रोड अहेड है। और इस एडिशन के जो एडिटर हैं इस योजना मैगजीन के, उन्होंने भी अपने ओपनिंग आर्टिकल, अपने एडिटोरियल रिमार्क्स में यही लिखा है कि दिस पर्टिकुलर issue will contain trials and tribulations that have been faced and the road ahead in the various themes that this issue is going to cover. For example, जैसे स्पेस में है तो हमारे जो इसरो के चेयरमैन हैं के शिवन, उनका आर्टिकल है। फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड नजमा हितुल्ला, जो अभी प्रेजेंटली गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड मल्टीपल टाइम्स जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं, उनका आर्टिकल है। फिर सॉफ्ट पावर में से रिलेटेड जो दो आर्टिकल्स हैं, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड और एक सिनेमा से रिलेटेड, तो उस फील्ड में भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। और इसके बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब पे भी आर्टिकल है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था उसमें फ्लो ऑफ द वीडियो में। तो उन सब में जो थीम रहेगी वो बेसिकली यही है, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस फर्स्ट एंड द रोड अहेड आफ्टरवर्ड्स। और इसके कुछ कंट्रीब्यूटर्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये एडिशन इसलिए स्पेशल है क्योंकि जो कंट्रीब्यूशंस इसमें आए हैं वो काफ़ी हाई लेवल और टॉप ग्रास जो कहा जाता है, अपने फील्ड के जो टॉप ग्रास लोग हैं उनका कंट्रीब्यूशन आया है। अब बात करते हैं हम लोग कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं वो कैसे इस कंटेंट को अपने प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दो दो बातें हैं, एक तो मेंस लेवल में मैं बात करूंगा और एक प्रीलिम्स लेवल पे। तो प्रीलिम्स में यूजुअली क्या होता है, जो सवाल आते हैं वो थोड़े स्पेसिफिक टाइप के आते हैं। अगर जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कैसे मतलब
जैसे 2019 में सवाल आया था कि कौन सी जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन कौन सी थी, उसमें मतलब जो उनके इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे लोग सेंटर में, उसमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी तो कांग्रेस की थी, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी, ऐसे करके थोड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन सेक्टर से रिलेटेड जो अगर कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स मेरे को दिखे हैं, जो डेट्स या कुछ उससे रिलेटेड कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है, उसमें कुछ की माइलस्टोन्स हमको देखने को मिले, तो उसको आप अपने प्रीलिम्स प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि मेंस में कैसे यूज़ करना है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस एक बेसिकली एक तरीके का नैरेटिव सा क्रिएट कर देते हैं कि ओवर द 75 ईयर्स उस पर्टिकुलर सेक्टर में कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई हैं। तो आप उस नैरेटिव को अपने किसी भी आंसर में या चाहे किसी ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें मैंने आपको बताया कि कोट्स वगैरह भी मेंशन्ड है, तो यू कैन आल्सो यूटिलाइज देम टू प्रोवाइड वेट टू योर आर्गुमेंट इन एसेज एंड इन एथिक्स, किसी में भी आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है एडिशनल रीडिंग की, तो मोस्टली तो मैंने कवर कर दिए हैं इसके सारे आर्टिकल्स को। एक दो आर्टिकल्स थे जो जो कि मुझे लगा कि मे बी थोड़ा ओवर हो जाएगा अगर मैं उनको भी कवर करूं, क्योंकि जैसे आर्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक आर्टिकल है, तो उसमें थोड़ी जेनरिक से इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इसलिए मैंने उसको कवर नहीं किया। बट एक आर्टिकल जो मैं रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, उसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं कवर करा है इस वीडियो में, बट उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वो है एक इंडियन आर्ट के एवोल्यूशन पे एक आर्टिकल है, जो जो स्पिक मैके की नेशनल वाइस चेयरपर्सन है, सुप्रीति, मिस सुप्रीति, उन्होंने वो आर्टिकल लिखा है एंड इट इज़ अ वेरी गुड रीड। उसमें उन्होंने जैसे कैसे फाइबोनाची सीरीज जैसे होती है कि वेयर द नेक्स्ट टर्म इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू टर्म्स, तो उस तरीके से जैसे जैसे इवॉल्व करते जाते हैं चीज़ें, तो अगर हम यूजुअली देखें तो नेचर में हम लोगों को वैसे जो पैटर्न्स मिलते हैं वो उस फाइबोनाची सीरीज को फॉलो करते हुए ही मिलते हैं। चाहे हम किसी एक फ्लावर को हम देखें, फ्लावर में कैसे वो इवॉल्व होते हैं, उसके पेटल्स या किस डायरेक्शन में वो एक स्पाइरल की तरह उनका शेप बन के आता है, उभर के आता है। तो उस तरीके से कैसे इंडियन आर्ट का जनरेशन हुआ है ओवर द ईयर्स, मतलब एंशियंट टाइम से, जब हमारे प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स थी, उस पॉइंट उस टाइम से कैसे इंडियन आर्ट ने अपने आप को एक फिबोनाची सीरीज की तरीके से इवॉल्व करा है। तो वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रीड है, आप लोग चाहे इंटरेस्टेड हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। दैट्स टोटली ऑन योर ओन टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड योर इंटरेस्ट्स। अब हम बात करते हैं सक्सेसफुल एंडेवर्स इन स्पेस की। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि ये जो आर्टिकल है, इसरो के जो चेयरमैन हैं के शिवन, उन्होंने पेन डाउन किया है और उन्होंने डिटेल करा है कैसे क्या ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस रहे ओवर द पास्ट 75 ईयर्स। 75 तो नहीं, क्योंकि इसरो का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो एक्चुअली में इनकोस्पार के नाम से हुआ था इन 1962। ये इसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको पाइनियर समझा जाता है, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम समझा जाता है, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। सो दिस वाज 1962 व्हेन दिस हैपेंड। फिर इसके बाद 1963 में वाज द फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट दैट वाज लॉन्च्ड, एक टेस्ट रॉकेट की तरीके से लॉन्च किया गया था, कैलिब्रेट करने को और टेस्ट करने को अपनी कैपेबिलिटीज बाय बाय इनकोस्पार। फिर इवेंचुअली जाकर के 1969 में इसरो की स्थापना हुई फाइनली, 1969 में। एंड अगर मैं बात करूँ तो इस टाइम पर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नाम की कोई चीज़ थी नहीं, तो उस समय जो एटॉमिक एनर्जी वाला डिपार्टमेंट था, डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, विच वाज अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ओनली, तो उसके अंडर ये इसरो की स्थापना हुई थी। फिर आगे चल के इन इट वाज ओनली इन 1972, इन 1972 दैट ISRO was finally set up under the Department of Space। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। In 1975 was another milestone, हमने एक बहुत बड़ी चीज अचीव करी थी 1975 में, जब हमारा इंडिजिनस सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च करा,
दो हमारा लॉन्च व्हीकल नहीं था, इट वाज लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ रशिया। सोयूज करके जो उनका रॉकेट था उसने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया था, बट स्टिल ये हमारी फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं फर्स्ट मिशन ऑफ इसरो। फिर 1970s में एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा जिस पे फोकस रहा था, वो अगेन एक्सपेरिमेंट्स थे। अभी आर्यभट्ट भी एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट थी, वैसे ही कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी करे गए थे, जिनका नाम है साइट एंड स्टेप। तो जो साइट एक्सपेरिमेंट है उसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो ये इस एक्सपेरिमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारे टेली प्रोग्राम्स होते हैं जो हम आजकल देखते हैं, कोई भी प्रोग्राम हम थ्रू केबल टीवी अपने डिश के थ्रू या कैसे भी हम देखते हैं, तो वो कैसे हम अपने सैटेलाइट्स के थ्रू उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए साइट एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था, एंड इट वाज अ बिग सक्सेस, क्योंकि काफ़ी सारे चैनल्स, खास करके जो डेवलपमेंटल रिलेटेड चैनल्स थे, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन पहुंचाते थे दूर दराज इलाकों में, उन पे फोकस किया गया था। तो इट वाज कंसिडर्ड अ बिग सक्सेस, क्योंकि आगे चल के इसने फाउंडेशन रखी फॉर द इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम तो नहीं, बट टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर। फिर जो स्टेप प्रोग्राम था, दिस वाज द नेक्स्ट स्टेप, एक तरीके से नेक्स्ट स्टेप था ये साइट का, बट इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेलीकॉम एक्सचेंज प्रोजेक्ट। तो ये जैसे साइट जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज फॉर टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो टेलीकॉम जो ये स्टेप एक्सपेरिमेंट जो था दैट वाज रिलेटेड टू टेलीकॉम। तो कैसे हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू द यूज ऑफ रेडियो वेव्स, उसके उसके उसका फाउंडेशनल एक्सपेरिमेंट था ये। एंड दिस लेड टू फाइनली द सेटिंग अप ऑफ द इनसैट सीरीज, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो जो इनसैट सीरीज थी उसके इस्टेब्लिशमेंट में ये स्टेप एक्सपेरिमेंट ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। ये सीरीज जो है ये टेलीकॉम सैटेलाइट्स, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं, उनके लिए ही है, जो हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस करी जाती हैं। तो दैट दिस वाज अ सीरीज एंड दिस वाज अ फाउंडेशन एक्सपेरिमेंट। फिर 1980 में हमारा, जैसे हम 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया, बट लॉन्च व्हीकल वाजंट आवर ओन। तो 1980 में देयर वाज द फर्स्ट लॉन्च, जिसे हम कह सकते हैं, फ्रॉम इंडिया बाय इसरो वाज अंडरटेकन। और खैर दो लॉन्चेस थे। फर्स्ट लॉन्च रोहिणी नाम का, जो रोहिणी 1 था, वो दैट फेल्ड, बट इन द सेकेंड अटेम्प्ट रोहिणी वॉज लॉन्च। एंड इसमें अगर आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इस पर्टिकुलर मिशन के डायरेक्टर हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे। और इस एक और इम्पोर्टेंट इसमें एनेक्डोट है इसके साथ जुड़ा हुआ, कि जो उस टाइम पे इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर सतीश धवन, वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियंस दैट इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड। तो उन्होंने इन द फर्स्ट लॉन्च, क्योंकि फर्स्ट लॉन्च फेल हो गया था जब इट वाज नॉट एबल टू रीच द पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो दैट फेल्ड एंड देन इट क्रैश इनटू द सी। तो उस टाइम पे सतीश धवन ने पूरा ब्लेम अपने ऊपर लिया था। एंड व्हेन इवेंचुअली जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में सक्सीड कर पाए ये लोग, देन ही पुट ऑल द एक्कोलेट्स, जो भी बधाइयाँ आई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आए फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, उनको सारा उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को उसके उसके लिए सामने कर दिया। मतलब बेसिकली सक्सेस जो हुई वो अपनी टीम को डेडिकेट कर दी, एंड जो फेलियर था उसके लिए खुद उन्होंने उसका भार संभाला। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट एक लीडरशिप क्वालिटी थी जो सतीश धवन में हमको देखने को मिली। तो आप लोग इस एनेक्डोट को भी कई जगह यूज कर सकते हैं, कई जगह रिकॉर्ड किया भी जाता है ये। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद 1981 में एप्पल सैटेलाइट करके एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, विच वाज बेसिकली कि हम जो अपने जब जैसे हम कम्युनिकेशन हम करते हैं, जो हमारी सैटेलाइट्स जाती हैं और लो अर्थ ऑर्बिट्स या फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, तो उसमें कुछ ट्रांसपोंडर्स रहते हैं। तो ये ट्रांसपोंडर जो होते हैं, ये दीज आर प्रेजेंट इन डिफरेंट बैंड्स। तो ये बैंड्स जो होते हैं, दीज आर द वेरियस स्पेक्ट्रम
मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी में वो पर्टिकुलर वेव लाई करती है जिसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो ये जो एप्पल एक्सपेरिमेंट था, विच इज उसका फुल फॉर्म है आरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, तो दैट वाज फॉर द टेस्टिंग ऑफ द सी बैंड ट्रांसपॉन्डर्स दैट वर प्रोड्यूस्ड बाय इसरो। और ये आरियान जो है, ये ए स्टैंड्स फॉर आरियान। तो वो आरियान है जो कि यूरोपियन यूनियन का जो लॉन्च व्हीकल है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ मिल करके जो हमारा ईयू है, उसके साथ पार्टनरशिप में दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वाज इनिशिएटेड। एंड ये अगेन एक नेक्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स बिल्डिंग द इनसैट एंड द टेलीकॉम सैटेलाइट्स एंड टेलीकॉम कॉम्पिटेंस ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके आगे बात करें तो ओवर द 1980s फिर अब हमने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे, काफ़ी सारी हमको इंफॉर्मेशन मिल गई थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी डेवलप हो रहा था। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली 1980s में देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ राजीव गांधीज प्रोमिनेंस एंड द इम्पोर्टेंस दैट ही हैड प्रोवाइडेड टू टेलीकम्युनिकेशन, कि वो सैम पिट्रोडा को लेकर के आए थे और उन्होंने सी डॉट करके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स भी इस्टेब्लिश करा इन 1985। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 1980s में बहुत सारा प्रोग्रेस हमने अचीव करी इन द फील्ड ऑफ स्पेस। तो हमारा जो जैसे जो ये वाला लॉन्च व्हीकल था, दैट वाज द एसएलवी। एंड इन 1980s व्हाट वी डिड वाज वी इवॉल्व दिस, एंड हम लोग फिर एएसएलवी में पहुंचे, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पे। दिस वाज डेवलप्ड एंड देन इनसैट द सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स फॉर टेलीकम्युनिकेशन, जो दूरदर्शन और इन सब एफएम और इन सब चीज़ों के लिए, एफएम तो नहीं बट दूरदर्शन के लिए या दूसरे ब्रॉडकास्टिंग के लिए या किसी और तरीके के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए सैटेलाइट सीरीज जो थी वो लॉन्च करी। फिर आईआरएस जो हमारी इंडियन रिसोर्स सैटेलाइट्स है वो लॉन्च करी, वो उसकी सीरीज लॉन्च करी। तो ये रिसोर्स ट्रैकिंग जो हम आउटर स्पेस से देखते हैं, कि हमको अगर मान लीजिए अपने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को ट्रैक करना है, या फिर हमको अपने मिनरल रिसोर्सेज को ट्रैक करना है, या वेदर को ट्रैक करना है, तो इन सब चीज़ों में आईआरएस सीरीज आज भी चलती आ रही है, आज भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं। एंड फिर फाइनली हम लोग आते हैं कि अब उसके बाद से तो हमारा जो एक प्रोसेस था, जब हमने काफ़ी ज़्यादा अपना कॉम्पिटेंस डेवलप कर लिया था, उसके बाद से फ्रॉम 1990s टू द प्रेजेंट डे इट हैज़ बीन मोर और लेस कि हम लोग उसी कॉम्पिटेंस पे बिल्ड करते आ रहे हैं। अब हमारे पास कई लेवल की इमेजिंग सैटेलाइट्स आ चुकी हैं, जो रिसोर्स सैटेलाइट्स हैं, कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स कहा जाता है जिनको, दोज आर प्लेस्ड इन दी लो अर्थ ऑर्बिट या पोलर ऑर्बिट्स जिनको कहते हैं, जो कि अलग अलग एरियाज पे फोकस करके हमको क्लियर इमेजेस प्रोवाइड करती हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी हमने इसरो ने अपने आप को इम्प्रूव कर दिया है। एंड इनफैक्ट आईआईएसटी करके एक इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश कर चुकी है इसरो, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, which is the which is the only institute related to research and development in space science in Asia. So that has been developed by ISRO for promoting research and development. फिर इंटरप्लानिटरी ट्रैवल्स के बारे में तो आई एम श्योर आप सब लोग को पता ही होगा। हमने चंद्रयान भेजे हैं, हमने मंगलयान भेजे हैं, आगे भी हमारे प्लान्स हैं। वीनस में भी जाने का हमारा प्लान है इसरो का, सन को ऑब्जर्व करने का भी प्लान है इसरो का। तो ये सारी चीज़ें हैं और आज हम काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्पिटेंट लेवल पे पहुंच चुके हैं स्पेस साइंस में, एंड वी आर कंसिडर्ड वन ऑफ द लीडर्स इन द फील्ड। तो अब बात हो गई, ये तो थे हमने कैसे इवॉल्व करा है, अब हम देखते हैं कि आगे क्या प्लान्स हैं, द रोड अहेड फॉर इसरो। तो जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया थोड़ा बहुत कि हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इम्प्रूवमेंट में फोकस कर रहे हैं। तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है कि प्राइवेट सेक्टर को हम कैसे इन्वॉल्व करें इसमें। यूजुअली सारे ही सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि प्राइवेट, सारी इंडस्ट्रीज में हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। तो वही बात, वही सेम क्वेश्चन हम स्पेस से भी रिलेटेड पूछ रहे हैं। तो उसके लिए इन इन दी आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो कि अभी 2020 में रिलीज किया गया था इन 5 डिफरेंट ब्रांचेस, उसमें इन स्पेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी।
विच इज़ द इंडियन स्पेस ऑथराइजेशन सेंटर, ये इसका फुल फॉर्म है। और फाइनली फिर जो 2021 का बजट है उसमें इसकी फाइनली इसके डिटेल्स लिस्ट करे गए हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन स्पेस, इसका काम है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन, जो इंडस्ट्रीज पार्टिसिपेट करना चाहती हैं इन दी स्पेस साइंस की, वो उनको अपने सैटेलाइट्स बनाने हैं या फिर उनको कम्युनिकेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट में इंफॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज चाहिए, या जियो स्पेशल डेटा को खुद वो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उस सब के लिए ये इन स्पेस जो है दैट विल प्रोवाइड अ लेवल फुटिंग लेवल फुटिंग टू दीज प्राइवेट फर्म्स एज कम्पेयर टू इसरो। मतलब इसरो तो एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर लाई करता है, बट इनको एक लेवल फुटिंग प्रोवाइड करने के लिए इन स्पेस बनाई गई है। और इसमें इसके थ्रू ही इसरो विल बी फ्रीड फ्रॉम मेकिंग दीज मतलब जो उनके सैटेलाइट्स वाला काम है, जो डेली कॉमर्शियल सैटेलाइट्स वगैरह उनको भेजने पड़ते हैं, उससे फ्री हो जाएंगे। देन दे कैन फोकस ऑन डीप डीप स्पेस मिशंस, जो जिनमें ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, ज़्यादा कॉम्पिटेंस की ज़रूरत है, उस डायरेक्शन में इसरो इवॉल्व कर सकता है। तो उसी इसी पॉइंट पे जो आगे के मिशंस हैं इसरो के, वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। एंड ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं, क्योंकि वो रियलिस्टिक भी है, बिकॉज इसरो हैज़ रीच्ड सच अ स्टेज कि उनको सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक कहना एक डिस्क्रेडिट होगा इसरो के लिए। तो कुछ मिशंस जो हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे रीसेंट जो अभी मिशन है वो है हमारा आदित्य L1 का मिशन, जो 2021 समटाइम इन लेट 2021 लॉन्च करा जाने वाला है। एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सन, जो हमारे सोलर सिस्टम का सोर्स है सन, उसकी स्टडी करना। उसकी स्टडी से मतलब है कि जो सोलर विंड्स निकल के आती हैं सन का जो समझा जाता है, जो कोरोना है उनका एक तरीके से, कोरोना का मतलब वैसे होता है कि जो स्पाइक्स हैं प्रेजेंट उसके ऊपर, तो वो वाला कोरोना है ये वो वाला कोरोना नहीं है जो कि आजकल सब लोग समझ रहे हैं, जिससे ना ही ये बियर वाला कोरोना है। दिस इज द एक्सटर्नल स्फीयर ऑफ सन। तो ये कोरोना स्फीयर को समझने में बहुत दिक्कत हो रही है साइंटिस्ट को, अभी तक होती आ रही है। दे हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट कि इसका जो टेम्परेचर है वो इतना ज़्यादा क्यों है। मतलब जो सन का सरफेस है उसका टेम्परेचर अराउंड 5000 डिग्रीज है, एंड जो कोरोना है उसका टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस क्यों है। एंड यूजुअली ऐसा होता है कि टेम्परेचर जैसा हम अर्थ में देखते हैं तो डिक्रीज करता जाता है ऊपर, बट इसमें एक कंफ्यूजन आ रहा है लोगों में कि इस पर्टिकुलर स्फीयर का मतलब जो ये कोरोनल स्फीयर है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्यों है। तो इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, वो है सोलर विंड्स का। तो इन इन दो चीज़ों को बेसिकली स्टडी करने जाने वाला है आदित्य L1 मिशन। एंड ये एक बहुत यूनिक मिशन होगा इन द सेंस कि इंडिया ने कोई भी मिशन अभी तक ऐसा नहीं भेजा है जो कि सन को स्टडी करने के लिए केपेबल रहा है, एंड वेरी फ्यू नेशंस हैव इन फैक्ट। तो इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। इसके बाद जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में जो एक मिशन है रहा है वो है गगनयान मिशन। तो दिस इज़ द ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, और इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा इन दी लो अर्थ ऑर्बिट। मतलब उनको एक स्पेस शटल में भेजा जाएगा एंड दे विल बी ऑर्बिटिंग दी अर्थ इन द लो अर्थ ऑर्बिट। तो उसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट सिलेक्ट करे गए हैं जो कि अभी रशिया में ट्रेन करे जा रहे हैं। तो दिस इज़ दी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। एंड इसका जो डेट है वो है December 21 का। इन December 21 का प्लान है जब हम लोग भेजने वाले हैं, मतलब हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट नहीं होगी उस टाइम पे। उस टाइम पे हम एक रोबोट की मदद से एक अपना स्पेस शटल लॉन्च करेंगे, जो जो स्पेस शटल गगनयान के लिए भी लॉन्च करा जाएगा। तो एक टेस्ट फ्लाइट की तरीके से व्योम मित्रा करके एक रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसको हम लोग भेजने वाले हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि December 2021 में इसको भेजा जाएगा। एंड आफ्टर दिस इन 2022 द प्लान इज़ कि हम लोग आगे चल के अपना जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं हमारे, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लो अर्थ ऑर्बिट। इसके लिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि इसरो अभी कर रहा है एंड कंप्लीट कर चुका है।
तो एक जो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं वो है क्रू एस्केप सिस्टम। क्रू एस्केप सिस्टम करके एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें इसको फोकस कर रहा है। तो ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है एंड द पीपल हैव टू इवैक्यूएट, तो उसके लिए हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं। तो फॉर दैट क्रू एस्केप सिस्टम की के एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले मिशन की, जो है हमारा चंद्रयान 3। तो जैसे हम आप लोगों को आइडिया होगा कि 2019 में हमने मिशन भेजा था चंद्रयान 2 का, जो कि पार्शली सक्सेसफुल रहा। जो उसका ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव था कि हमें मून के साउथ पोल पे लैंड करना है, एज अ सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, तो वो तो हम अचीव नहीं कर पाए। तो उस चीज़ को रिपीट करने के लिए चंद्रयान 3 भेजा जा रहा है। वो भी ट्राई करेगा साउथ पोल पे लैंड करने के लिए। एंड जैसे कि चंद्रयान 2 में तो हमने हमारे पास ऑर्बिटर भी था, ऑर्बिटर भी था और साथ में लैंडर्स भी थे। तो ऑर्बिटर, इवन दो हमारा लैंडर नहीं लैंड कर पाया, बट हमारा ऑर्बिटर उसके अराउंड अभी भी ऑर्बिट कर रहा है। बट चंद्रयान 3 में ऐसा नहीं है। चंद्रयान में देयर इज नो ऑर्बिटर। चंद्रयान में सिर्फ लैंडर है एंड टारगेट सिर्फ है कि एक सॉफ्ट लैंडिंग हम लोग कर पाए ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। तो ये है। फिर इसके बाद ये जो चंद्रयान 3 की डेट है, दैट हैज़ बीन प्लेस्ड फॉर 2022 अगेन। 2022 में इसका टारगेट डेट है। एंड फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो जो वीनस मिशन है, जो शुक्रयान भेजने का प्लान है, उसका टारगेट क्या है, उसके उसकी डेट क्या है। तो बेसिकली उसकी जो डेट है वो तो काफ़ी अभी आगे है। अभी इट इज़ नॉट इवन क्लोज राइट नाउ। 2026 का प्लान है इसका। एंड इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो उसको हमें एटमॉस्फेयर स्टडी करना है, उसका वीनस का। ये समझने की कोशिश करनी है कि जो सोलर विंड्स हैं, वो सोलर विंड्स कैसे हम इस वीनस के एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करती है, जिससे हम थोड़ा समझ पाए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से कैसे सोलर विंड्स का इम्पैक्ट रहता है। क्योंकि जो सोलर विंड्स रहती हैं, इनकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन जो होता है विद द हेल्प ऑफ द आयोनोस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, वो इम्पैक्ट हो जाता है। तो अगर हम ये समझ पाए कि सोलर विंड्स का क्या इफेक्ट है, तब हम ये समझ पाएंगे कि हमारे कम्युनिकेशन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। और जो थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है वो है उसकी और वीनस की सरफेस को स्टडी करना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड दीज आर द endeavors in space that ISRO is pursuing in the future. तो ये जो आर्टिकल है ये जैसा मैंने बताया था, ये मिस्टर अमिताभ कांत ने पेन डाउन करा है। और ये जो नीति आयोग है उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं ये नीति आयोग के। तो क्योंकि नीति आयोग का जो मैंडेट है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव बना करके जो आजकल के टाइम से urgent है, सूटेड है उस आजकल के टाइम को, उस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो इसलिए अमिताभ कांत जी के जो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अहम है। तो इसमें सबसे पहले वही एक हम लोग पहले ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस देखेंगे कि हमने क्या क्या फेस करा है, कैसे इवॉल्व हुआ है फेडरलिज्म ओवर द पास्ट ईयर्स। तो इसमें जो कहानी है वो इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू हो जाती है। क्योंकि कई सारे एक्ट थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास करे थे। जब 1857 के बाद उन्होंने इंडिया को अपने एम्पायर का पार्ट बना लिया था, तो उसके बाद से उन्होंने जो कई सारे एक्ट्स पास किए, खास करके 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, ये एक तरीके का वाटरशेड मूवमेंट था जिसके बाद से फेडरलिज्म को इन्होंने ज़्यादा प्रमोट करा है इंडिया में। प्रोविंसेस जो थे उनको ज़्यादा एम्पावर करने की कोशिश थी सरकार की, ब्रिटिश सरकार की। तो इस एक्ट में दो चीज़ें इंट्रोड्यूस करी थी इन्होंने, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि स्टार्ट था वो फेडरलिज्म का। उसमें पे एक थी प्रोविंशियल लिस्ट, जो उन्होंने सेपरेट सब्जेक्ट लिस्ट बनाई थी कि एक तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो उस पर लेजिस्लेट करेगा, उस पर लॉज बनाएगा।
और जो दूसरी लिस्ट थी जिसमें प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर है वो उस पर काम कर सकता है, उस पर लॉज बना सकता है, वो प्रोविंशियल लिस्ट थी। और जो दूसरी चीज़ जो इंट्रोड्यूस करी थी इन्होंने वो थी डायआर्की। इस वाले एक्ट ने डायआर्की इंट्रोड्यूस करी थी। डायआर्की का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हमारे सेंट्रल जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसको भी हमने फर्दर दो पार्ट में तोड़ दिया है। उसमें एक है हमारे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ये वाले वो सब्जेक्ट्स थे जिसमें कि एक्चुअली में जो मिनिस्टर्स थे, जो मिनिस्टर्स उस पर्टिकुलर लेजिस्लेचर, उस पर्टिकुलर प्रोविंस के लेजिस्लेचर से रिस्पॉन्सिबल थे, उसका पार्ट थे, वो लोग इस पे अपना मतलब बना सकते थे, अपना एडवाइस कर सकते थे गवर्नर को। और जो दूसरे थे वो थे रिजर्व सब्जेक्ट्स, जिसमें गवर्नर खुद अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एडवाइस लेता था। इसमें नहीं कोई इंटरफेरेंस था जो पब्लिकली नॉमिनेटेड, पब्लिकली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव थे उनका। फिर आगे चल के आता है 1927 में साइमन कमीशन, जिसका काफ़ी विरोध हुआ था इंडिया में उस टाइम पे जब ये आए थे, बिकॉज इट वाज एन ऑल वाइट कमीशन। तो इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए थे अपने 1930 की रिपोर्ट में। उसमें उन्होंने फेडरलिज्म, मतलब एक ऑल इंडिया फेडरलिज्म बनाने की जो सबसे पहले बात कही थी वो साइमन कमीशन ने कही थी, जिसको आगे चल के प्रपोज भी किया करा था फिर 1935 में। उसके पहले एक 1931 में एक कमीशन स्टैब्लिश हुई थी अंडर लॉर्ड वाइकाउंट पील। तो इसने एक यूनिक चीज इंट्रोड्यूस करी थी, इसने फॉर द फर्स्ट टाइम इट इंट्रोड्यूस्ड अ परसेंटेज, फिक्स्ड परसेंटेज फॉर डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द सेंटर टू द प्रोविंसेस। मतलब जो सेंट्रल टैक्स पूल है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज हमारे स्टेट्स को पहुंचे, ऐसा इन्होंने प्रोविजन रखा था। इससे पहले कभी ऐसा नहीं था कि कभी अगर कोई सरकार ज़्यादा उसको लगता था कि ज़रूरत है किसी स्टेट को, किसी प्रोविंस को, तो वो अपने हिसाब से उतना ट्रांसफर कर देती थी, बट एक फिक्स परसेंटेज इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। और ये 5 साल तक का इनका प्रोविजन था, 5 साल तक हम करके देखेंगे, उसके बाद आगे जैसा होगा वो कंटिन्यू होगा। और ये आज भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे फाइनेंस कमीशन हर हर 5 साल में अपने रिकमेंडेशंस देती है कि 41% या 42% शेयर ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर। तो उसका इनिशिएशन इस पर्टिकुलर कमीशन में था। फिर इसके बाद बात आती है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की। तो ये एक्ट जो है वो काफ़ी हद तक जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस करा है। तो इसमें भी काफ़ी सारे प्रोविजंस थे विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म, विद रिस्पेक्ट टू फिस्कल फेडरलिज्म। तो इसमें ये था कि जो डायआरकी इंट्रोड्यूस, पहला तो ये था कि जो डायआरकी इंट्रोड्यूस करी थी 1935 19 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने, उसको प्रोविंसेस में अबॉलिश कर देना है। दिस डायआरकी हैज टू बी अबॉलिश इन द प्रोविंशियल लेवल। और प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर देनी है। मतलब कोई ये जो डिवीजन था ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स का, ये हट जाएगा। अब सारे के सारे सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हो गए हैं। अब जो मिनिस्टर्स हैं वहाँ के मतलब पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर्स है उस लेजिस्लेचर के, वो सीधा रिकमेंड कर सकते हैं गवर्नर को विद रिस्पेक्ट टू ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा चीज़ जो इंट्रोड्यूस करा है इस वाले एक्ट ने वो था ग्रांट्स एंड एड्स। जो आजकल हम लोग सुनते हैं कि स्टेट्स को इतनी ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इस ये पर्टिकुलर स्टेट इतना मतलब स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहा है ताकि उसको ज़्यादा ग्रांट्स मिल सके। तो इसकी शुरुआत भी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही हुई थी, ग्रांट्स इन एड टू द प्रोविंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी इसमें यह था कि बोरोइंग पावर्स जो थी, मतलब आप लोन उठा सकते हैं। जो प्रोविंसेस थे दे कुड नाउ स्टार्ट टेकिंग लोन्स फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम द बैंक्स। वो ये जो प्रोविजन है वो इस एक्ट में इनिशिएट किया गया था। अब फाइनली हम पहुंचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट में कौन से ऐसे मतलब क्या चीज़ें थी, क्या डिस्कशंस हुए, क्या आइडिया था फेडरलिज्म को लेकर के। तो एक सिंपल सा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉजिक दिया गया था फॉर द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर। जैसा आप लोग को पता है कि 3 लिस्ट्स हैं हमारी, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक हमारी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो किस बिना पर इनको इन लिस्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स डिवाइड करे जाएंगे, इसका जो लॉजिक था वो सिंपली ऐसा था कि जो जिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमको अच्छी मिल जाएंगी अगर देखने को, तो जैसे कि कुछ हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी है, ये सारे मैटर्स हैं जो जिसमें ज़रूरी है कि एक तरीके से यूनिटी मेंटेन रहे।
कहीं ऐसा ना हो कि फॉरेन अफेयर्स में एक पर्टिकुलर स्टेट एक पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा स्टेट दूसरी पर्टिकुलर कंट्री को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा ना हो। इस वजह से एक यूनिफॉर्मिटी बने रहे, तो फॉरेन अफेयर्स जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो लॉजिस्टिक्स, जैसे हमारा रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, एयरवेज है, ये सारे जो हैं ये सब हमारे उसके अंडर लाई करते हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर। क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर हमें अच्छी कनेक्टिविटी बना करके रखनी है, एक अच्छा लॉजिस्टिकल फ्रेमवर्क बना के रखना है पूरे देश में, तो वो यूनिफॉर्मली मेंटेन्ड हो। इसके अलावा बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि यूनियन के अंडर है, कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं बट जो फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर है, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर जो है वो यूनियन लिस्ट का पार्ट है। फिर स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स का बनाने का बेसिकली लॉजिक ये था कि किसी तरीके से अगर कोई सब्जेक्ट है जिसमें जिसका डेवलपमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर कोई सब्जेक्ट मान लीजिए हो जाएगा हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वही लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से उसमें डेवलपमेंट ला पाएंगे जिनको ऑन द ग्राउंड आइडिया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स है। कि सब लोग की हेल्थ तो सिमिलर होती नहीं पूरे देश भर में, किसी कहीं पे मलेरिया ज़्यादा फैल रहा है, कहीं पे एंसेफेलाइटिस ज़्यादा फैल रहा है जैसे नॉर्थ ईस्ट में, या कहीं पर टाइफॉइड का आउटब्रेक हो गया, तो इन सब के लिए जो डेवलपमेंट चाहिए, तो उस वजह से फिर स्टेट लिस्ट में इस वजह वो वाले सब्जेक्ट्स डाले गए हैं, जैसे हेल्थ हो जाएगा, फिर एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो ऑन ग्राउंड जहाँ पर ज़्यादा इंफॉर्मेशन की नीड होती है वो सब्जेक्ट स्टेट में डाले गए हैं। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली वही वो सब्जेक्ट है जिसमें कि दोनों का कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, दोनों का साथ में रहना स्टेट्स और सेंटर का ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो वाटर की बात करते हैं कि वाटर वैसे तो अभी स्टेट सब्जेक्ट है, बट लॉजिक उसका ये देते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में लाने के लिए कि वाटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसका स्टेट्स और यूनियन दोनों का साथ में काम करना ज़रूरी है, क्योंकि रिवर्स तो स्टेट बाउंड्रीज नहीं देखती हैं। इस वजह से काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं हम लोग को इंटर स्टेट रिवर के। तो अगर हम वाटर को कॉन्करेंट लिस्ट में ला पाएँ तो अच्छा ज़्यादा कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। फिर अब बात आती है जो एक मेजर चेंज आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन आया है वो 2015 में ही आया है, जब नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो उसके बाद से जो इम्पोर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं जो अमिताभ कांत एड्रेस करना चाहते हैं अपने आर्टिकल में, वो ये है, एक तो ये है कि अनटाइड ग्रांट्स जो है वो उनका परसेंटेज इंक्रीज हो गया है। तो इससे कहने का मतलब है कि कभी ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता है कि ग्रांट्स में कुछ कंडीशंस डाल दी जाती हैं कि आप अगर ये ग्रांट आप ले रहे हैं तो आप सिर्फ इस चीज़ में ही स्पेंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई ग्रांट ली, तो अगर जो सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम है कि स्वच्छ भारत अभियान में स्पेंड करना है, तो आपको पैसा तो मिल रहा है लेकिन आपके ऊपर आपके हाथ बंधे हुए हैं। तो वो उन ग्रांट्स को टाइट ग्रांट्स कहा जाता था कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ आप स्वच्छ भारत अभियान में ही वो यूज़ कर पाए। तो उसको कम कर दिया गया है, अनटाइड ग्रांट्स का परसेंटेज बढ़ा दिया गया है ग्रांट्स इन एड में। इसके अलावा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं, एंड दिस हैज़ बीन टेकिंग प्लेस फ्रॉम लॉन्ग टाइम। 1997 में मैं अगर आप लोग को एक फैक्ट दूं, तो 1997 में देयर वर 360 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो आप समझ सकते हैं कि सेंटर का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था स्टेट के सब्जेक्ट्स में, क्योंकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो होती हैं ये दो टाइप के सब्जेक्ट से डील करती है, या तो वो स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट होगा या फिर वो कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट होगा। यूनियन लिस्ट वाले सब्जेक्ट नहीं होते इसमें। तो 360 स्कीम्स थी इसमें इस टाइम, और जो आपके घटा करके 28 स्कीम कर दी गई। तो इस तरीके से भी नीति आयोग ने काम किया है रैशनलाइज करने को, इन स्कीम्स को कम करने को, ताकि स्टेट्स को ज़्यादा फ्रीडम मिले काम करने की। और इसमें एक और चेंज भी लाया गया है कि जो इन स्कीम्स में टाइड और अनटाइड पार्ट था, स्कीम्स में भी जो ट्रांसफर होते थे उसमें भी कुछ पार्ट टाइड होता है कुछ पार्ट अनटाइड होता है, तो उसका भी परसेंटेज इंक्रीज करके 25% कर दिया गया है। तो 25% ग्रांट ट्रांसफर्स होंगे अंडर द सेंटर से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, वो अनटाइड होंगे, मतलब स्टेट्स अपने हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जीएसटी तो है ही, जिसने कि स्टेट्स की पावर जो थी टैक्सेशन की वो अपने सब्ज्यूम कर दी थी। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं जो कि जीएसटी के अंडर ले आए गए थे, उनको वो सारी पावर्स चली गई स्टेट्स की सेंटर के पास। तो इसने भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज लाया है इन फिजिकल फेडरलिज्म। तो अब
बात करते हैं कि क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं अमिताभ कांत जी ने कि कैसे आगे चेंजेस लाने चाहिए। तो बहुत सिंपल से रिकमेंडेशंस हैं, मैं जल्दी से कवर कर लेता हूँ। कि एक उन्होंने रिफॉर्मेशन जो लाने को कहा है, वो कहा है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो हमारा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली है, वो एक 2009 में स्टैब्लिश किया गया एक तरीके का डेटाबेस है अंडर द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो कि एक नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। बट उसमें ये मेंशन्ड है इन द पार्ट रिलेटेड टू द सीएजी कि एक बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो कि अकाउंट्स में अकाउंट्स हैंडल करे। तो सीजीए एक वही उस बॉडी का मैनिफेस्टेशन है, मतलब उस पर्टिकुलर प्रोविजन का मैनिफेस्टेशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में जो डीओई है हमारा, उसके अंडर लाई करती है। एंड ये ऑडिट कर, ये बेसिकली अकाउंट्स का ध्यान रखते हैं कि कहाँ मतलब कितना रेवेन्यू आ रहा है, कहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है, इन सब चीज़ों पे इन सब का खाता ये रखते हैं। तो इनके अंडर 2009 में पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एज अ डेटाबेस की स्थापना हुई थी। तो उसमें आज भी थोड़े प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं कि हमको कई सारे ऐसा होता है कि स्टेट्स जो हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसमें दिक्कत हो जाती है कि कुछ इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। फिर कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन तो है बट वो अच्छी तरीके से नहीं है कि कौन सी स्कीम में एग्जैक्टली खर्चा हुआ है। फिर कभी दिक्कत आती है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता। स्टैंडर्ड फॉर्मेट ना होने की वजह से भी दिक्कत आती है डेटा बेसिंग करने में, इंटीग्रेट करने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग एंड अकाउंटिंग का, जैसे मैंने कहा कि वो फॉर्मेटिंग में दिक्कत है कि यूनिफॉर्म फॉर्मेट नहीं फॉलो करते हैं सारे स्टेट्स और सारी बॉडीज़। तो उसमें चेंजेस आने की ज़रूरत है। फिर एक और नीड जो है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में और रैशनलाइज करने के भी 28 हैं, तो और घटा करके अगर हम कर सकें तो बेयर मिनिमम पे ला सकें, क्योंकि हमको स्टेट्स को अलाउ करना है जितना ज़्यादा वो खुद अपने हिसाब से स्कीम्स चला पाएँ डेवलपमेंट के लिए। और जो फाइनली एक रिकमेंडेशन दिया है, उन्होंने कहा है कि जितना हो सके हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स में फोकस करें, क्योंकि इनका फ़ायदा ये रहता है कि बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंटली सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एंड किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोगों के पास बैंक अकाउंट्स लिंक्ड होंगे, तो उनके डायरेक्टली पहुंच जाएगा, मीडिया इंटरमीडियरीज नहीं होंगे। ये सारे बेनिफिट्स हैं। और एक और एडवांटेज होगा कि अगर सारा डेटाबेस अवेलेबल करा दे स्टेट्स, तो फिर हमारा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीबीटी। हम लोग डीबीटी से डायरेक्टली देख सकेंगे कि किस स्टेट ने कितना मतलब अपने बेनिफिशियरीज को किसी स्कीम में प्रोवाइड करवाया है, तो हमारा पीएफएमएस जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी पॉलिटी एंड गवर्नेंस आर्टिकल की, जो नजमा नजमा हेपतुल्ला मैम ने लिखा है। एंड ये अभी जो है ये गवर्नर है मणिपुर की। अ, और इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है, कई बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो इस वजह से इन लोग इनका जो व्यू पॉइंट है वो काफ़ी क्रिटिकल है। तो इसमें इन्होंने चार बेसिकली चीज़ें बताई है, चार थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी दैट हैव बीन सीन ओवर द पास्ट 75 ईयर्स। हमें इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे राजतंत्र की स्थापना हुई थी, तो उसमें क्या थ्रेट्स देखने को मिले। तो एक जो थ्रेट उन्होंने एड्रेस किया है वो है गवर्नेंस क्राइसिस। इसका सिंपल सा उन्होंने एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी है कि अगर वोट हंग्री पॉलिटिशियंस दे collude with the inefficient and corrupt bureaucrats, मतलब इन दोनों को अगर हम मिला दें तब हमारी गवर्नेंस क्राइसिस बन जाती है। मतलब अगर हमारा जो ब्यूरोक्रेट है, हमारा जो बाबू है एक तरीके से जिनको कहा जाता है, वो अगर करप्ट और इनएफिशिएंट है, और दूसरी तरफ हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, हमारे पॉलिटिशियंस है, वो वोट हंग्री है, उसका सिंपल सा मतलब है कि गवर्नेंस तो नहीं गई, गवर्नेंस तो अच्छे से नहीं होने वाली है और एक क्राइसिस हो जाता है। पॉलिटिशियंस चाहेंगे हमको वोट वोट दो, और ब्यूरोक्रेट्स चाहेंगे हमको किसी तरीके से कोई बेनिफिट मिल जाए, चाहे वो मॉनेटरी हो या फिर हमारा प्रमोशन हो जाए अच्छी पोजीशन पर। तो फिर गवर्नेंस तो एक लास्ट रिजॉर्ट है बेसिकली, उनका कोई मतलब नहीं है किसी को गवर्नेंस से, अपने दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट आगे प्रमोट करे जाते हैं। इसके बाद जो दूसरी थ्रेड जो उन्होंने एड्रेस करा है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का। तो ये तो आप लोगों को आइडिया होगा ही कि एक होली नेक्सस, एक होली ट्रिनिटी, अनहोली ट्रिनिटी कही कही जाती है, विच इज़
which leads to criminalization of politics. तो एक तो होते हैं हमारे पॉलिटिशियन, फिर दूसरे होते हैं हमारे क्रिमिनल्स, और तीसरा होता है हमारा लॉ इन्फोर्समेंट। तो इन तीन में जब हमारा एक तरीके का नेक्सस बन जाता है, तब हो जाती है पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन। क्रिमिनल्स चाहेंगे कि वो पॉलिटिकल पोस्ट में आ पाए, इसके लिए वो पैसा इनको प्रोवाइड करता है पॉलिटिशियंस को। पॉलिटिशियंस इनको कैंडिडेट या तो कैंडिडेचर प्रोवाइड करते हैं या फिर इनको पैट्रोनेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। फिर दूसरी चीज़ क्या होती है, ये पॉलिटिशियंस जो हैं ये लॉ इन्फोर्समेंट को हेड करते हैं इनफॉर्मली, क्योंकि जो ट्रांसफर्स होते हैं या फिर प्रमोशंस होते हैं वो सब पॉलिटिशियंस के हाथ में होते हैं। बेसिकली ये जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो काफ़ी हद तक पॉलिटिशियंस के अंडर कंट्रोल रहता है। अब क्रिमिनल्स ने पॉलिटिशियंस को सपोर्ट किया, पॉलिटिशियंस ने क्रिमिनल्स को सपोर्ट किया, क्रिमिनल और पॉलिटिशियंस के अंडर है लॉ इन्फोर्समेंट। तो अब सिंपल सा लॉजिकल कंक्लूजन ये है इसका कि अब लॉ इन्फोर्समेंट ने बेसिकली क्रिमिनल्स के सारे क्राइम भुला दिए, कोई मतलब नहीं रहा। जो क्राइम करे हैं ठीक है करे हैं, बट अब आप पॉलिटिकल पावर में आ चुके हैं तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सारे खून माफ है। तो ये बात है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। और ये दो चीज़ें जो हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस क्राइसिस, इसका सीधा सीधा दो कॉन्सिक्वेंस हमको देखने को मिलते हैं। एक तो है हमारा रैम्पेंट करप्शन। ये तो सिंपल सी बात है, हम बहुत ज़्यादा करप्शन, अब तो थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि चेंजेस लाए गए हैं ट्रांसपेरेंसी इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ई गवर्नेंस वगैरह काफ़ी चीज़ें बेटर कर दी हैं, बट तब भी काफ़ी ज़्यादा अभी भी करप्शन जो है वो कोल्यूसिव करप्शन बिहाइंड द सीन्स चलता हुआ रहता है, स्कैंडल्स होते हुए अभी भी दिखते हैं। तो एक तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस रहा है, और जो दूसरा कॉन्सिक्वेंस रहा है वो है डिसयूनिटी का, कि जब आपके वोट हंग्री पॉलिटिशियंस हैं तो वो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो आपकी आइडेंटिटी को यूज़ करके वो लोग कोशिश करेंगे कि आपके वोट्स ले पाएँ, तो वो भी एक डिसयूनिटी क्रिएट करता है। फिर ये हो जाता है कि अगर क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, तो उसमें भी डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है कि एक जगह का पॉलिटिशियन जो है वो कहीं का दादा है या फिर वो बाहुबली है, तो बेसिकली उस जगह को प्रमोट करेगा और बाकी जगह से कोशिश करेगा कि जो एडवांटेजेस वहाँ मिलने चाहिए वो नहीं, वो वहाँ ना पहुँचे और यहाँ आ जाए, जिसकी वजह से रीजनलिज्म भी एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। फिर पॉलिटिक्स जब सिर्फ वोट बैंक्स के लिए खेली जाती है, तो जो जिस स्टेट में सेंटर वाली ही पार्टी प्रेजेंट होगी उसको सपोर्ट किया जाएगा, इस वजह से भी डिसयूनिटी बढ़ जाती है लोगों में। तो ये चार जो थ्रेड्स हैं डेमोक्रेसी को एड्रेस करे हैं इस आर्टिकल में। और इसके लिए तीन बेसिकली प्रोवाइड करें, तीन इंटरवेंशंस प्रोवाइड करे हैं नजमा हेपतुल्ला मैम। एक है रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडरशिप, कि वोट बैंक्स के लिए नहीं, वो एक्चुअली में लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो प्रोफेशनल ईथोस से इंड्यूर्ड हैं। प्रोफेशनल ईथोस का मतलब होता है कि आपके अंडरलाइंग वैल्यूज क्या है, आपके प्रिंसिपल क्या है। अगर आपके प्रिंसिपल्स अच्छे हैं और प्रोफेशनल है, कि आप वहाँ पहुँचे हैं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे, आप ट्रांसपेरेंटली काम करेंगे, आप अकाउंटेबल होंगे अपने एक्शंस के लिए, आप ऑब्जेक्टिव होंगे अपने डिसीजन मेकिंग में, आप सोशल स्किल्स आपके अच्छे होंगे, तो आप लोगों से इंटरेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम समझ पाएंगे, उनको टैकल कर पाएंगे, आप इनोवेटिव होंगे। तो ये सारे जब आपकी वैल्यूज आप में प्रेजेंट होंगी, तब जो हमारा राजतंत्र में जो भी दिक्कतें हमने देखने को मिली है करप्शन की और डिसयूनिटी की, तब ये कम करी जा सकती है। और जो तीसरी चीज़ जो एज अ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करी है वो है एनलाइटन पॉलिसी मेकिंग। तो उसमें सीधा सीधा कॉन्सिक्वेंस है इन दोनों का, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स और पॉलिटिकल लीडरशिप यही दोनों हैं जो कि पॉलिसी मेकिंग एक्चुअली में बनाते हैं। इनका यही दोनों है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। तो अगर ये दोनों नैतिक होंगे, इनमें मॉरल वैल्यूज होंगी और ये एक तरीके से देश के भले करने के लिए तत्पर होंगे, तब पॉलिसीज भी अच्छी बनेंगी, पॉलिसीज भी काम की बनेंगी और देश का उद्धार होगा। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। तो इसके जो ऑथर हैं जी रघुराम, ये आई आई एम बैंगलोर के डायरेक्टर हैं पब्लिक पॉलिसी मेकिंग वाले सेक्टर एरिया के।
तो इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इनफैक्ट इनकी जो डॉक्टरेट है वो भी लॉजिस्टिक्स में ही है। तो इस वजह से इनके इनके जो ये कहना चाह रहे हैं वो उसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आईडी को इनेबल करने के लिए हमारे बेसिकली 8 थीमेटिक एरियाज हैं। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जैसे कि कोई रेलवेज का प्रोजेक्ट है, हम नया कॉरिडोर बना रहे हैं, या फिर हम कोई हाईवे बना रहे हैं, तो उन सारे प्रोजेक्ट्स में कौन से 8 ब्रॉड एरियाज में मैं उसको तोड़ सकता हूँ। आठ आठ अलग स्टेजेस में मैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को तोड़ सकता हूँ, जिसमें जैसे कि हो जाएगा या तो स्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट है कि क्या होनी चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव है मेरे प्रोजेक्ट का, कितने टाइम में उसको कंप्लीट हो जाना है, क्या उसके मॉड्यूल्स होंगे अलग अलग, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया का, इस पर्टिकुलर कॉरिडोर का को कितना टाइम मिलेगा, कौन बनाएगा, ये सारी चीज़ें पहले से प्लान करनी पड़ती है। तो ये स्ट्रक्चरिंग पार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको एवेल्यूएशन करना पड़ता है स्ट्रक्चरिंग में ही कि क्या मेरे फाइनेंस होंगे, कहाँ से मैं कौन कौन से तरीके अपना सकता हूँ, या फिर रिस्क के लिए इवैल्यूएट करना पड़ेगा मुझे, क्या पोटेंशियल रिस्क हैं जो मेरे इस प्रोजेक्ट में आ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट होता है ऐसा, कई साल लग जाते हैं इसमें, 10-15 साल तो आराम से लग जाते हैं, जब खास करके अगर आप ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए कि आप अलग अलग स्टेट्स में कनेक्टिंग वो बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, तो अलग स्टेट्स का कंसेंसस भी चाहिए, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और फिर इकोनॉमिक भी, क्या इसका इवैल्यूएशन, क्या इसके कॉस्ट्स हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या ये प्रोजेक्ट फीजेबल है या नहीं है, क्या ये इसके लिए वायबल, जो प्राइवेट होगा क्रिएटर जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्या उसके लिए वायबल है या नहीं। तो ये सारे भी इवैल्यूएट करनी पड़ती है सारी चीज़ें। इसके बाद फंडिंग सोर्सेज आपको इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, कहाँ से मैं फंड्स लेकर के आऊँगा। चाहे मैं या तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में जा करके मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करूँ जिससे मेरे को फंडिंग मिले, या फिर मैं बैंक से, या फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो कि अभी रिसेंटली इस बजट में इस्टेब्लिश करे गए हैं, डीएफआईज, वहाँ से जाके मैं फंड उठाऊँ, या फिर रिसेंट कुछ और इनोवेशंस भी देखने को मिला है, जैसे रियल एस्टेट इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट्स हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे ऐसे ट्रस्ट्स जो कि बेसिकली एक तरीके से म्यूचुअल फंड्स की तरीके से होते हैं, बट इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में होता है, तो मैं यहाँ से फंड्स अक्रू कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। इसके बाद बात आती है फाइनली जब हमको टेंडर बिड करना है, कौन इसको करेगा, कौन प्रोपोनेंट्स होंगे इसके, कौन से एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसके लिए, ये सब डिसाइड करना पड़ेगा। फिर एक्चुअल में आपको ऑक्शन करना है, किस तरीके से ऑक्शन, कौन से किस पर्टिकुलर मैनर में आपको ऑक्शन कंडक्ट करवाना है, क्योंकि ऑक्शन भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो प्रोजेक्ट के हिसाब से जो सबसे सही तरीके का ऑक्शन है, या तो मुझे टैरिफ के बेसिस पे ऑक्शन करवाना है, या फिर रेवेन्यू शेयर परसेंटेज देखते हुए ऑक्शन करवाना है, ये सब समझना पड़ता है। इंटेग्रिटी पैक्ट्स बनाने पड़ते हैं। इसमें इंटेग्रिटी पैक्ट्स का मतलब होता है कि आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बेसिकली अपनी इंटेग्रिटी देता है, एक तरीके से कमिटमेंट देता है कि इस पर्टिकुलर दोनों, इनफैक्ट जो दोनों पार्टीज होती है, जो टेंडरिंग पार्टी है और जो पार्टी ऑक्शन में बिड कर रही है, इन दोनों को इन दोनों को प्रोवाइड करना पड़ता है कमिटमेंट कि हम जो भी इसके इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांजैक्शंस होंगे वो एकदम फेयर होंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट होंगे, और कोई उसमें फाउल प्ले नहीं होगा। इसके बाद अग्रीमेंट्स हैं कि फाइनली जब आपने डिसाइड कर लिया किसको हमको प्रोजेक्ट देना है, तो उनके बीच में एक मॉडल कंसेशनर अग्रीमेंट होता है, वो साइन करा जाता है दोनों के बीच में। खास करके जब ये प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तब, तो उसके डिटेल्स भी थ्रैश आउट करने पड़ते हैं। फिर जब फाइनली आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, तो प्रोजेक्ट में मैनेज करना है कि भैया सही टाइम पे हो रहा है नहीं, सही तरीके से सही क्वालिटी का काम बन रहा है नहीं, इंस्पेक्शन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। फिर इसके बाद कभी इश्यूज आ जाते हैं कि प्रोजेक्ट हमने बना दिया, फाइनली डिलीवरी कर दी, उसके बाद कुछ दिक्कत हो जाए, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर पुअर क्वालिटी का बना था तो हमारा हाईवे जो है उसका एक पोर्शन जो है वो डिसेबल होकर के गिर जाता है, तो इसको कैसे टैकल करना है, इसकी ये चीज़ भी देखनी रहती है। फिर कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है प्रोजेक्ट के बीच में, जैसे पैंडेमिक आ गया तो कई प्रोजेक्ट उसी में बीच में पड़े रह गए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, ये वाली दिक्कत भी है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम
आती है वो हमको देखने को मिलती है रेगुलेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, खास करके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इंडिया को इंडिया का जैसा आप लोग को हमने सुना ही होगा कि इंडिया ने अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 63rd पोजीशन पे है वो इस टाइम पे, जो कि ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स 80 रैंक्स का राइज है ओवर द पास्ट 7 years। लेकिन एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट वाला वर्टिकल है इस पर्टिकुलर इंडेक्स का, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का, उसमें इंडिया की रैंक जो है वो है माशाअल्लाह एकदम, वो है 163। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कितना खराब इन्फोर्समेंट है इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स का। 63rd है ओवरऑल रैंक, और इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में रैंक है 160। ये क्या लिख दिया मैंने, 163rd रैंक है इंडिया की इसमें एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो मतलब ये दिखाता है कि मेजर प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब बात आती है कि आगे क्या किया जाए। तो एक तो मैंने कह दिया, बता दिया आप लोगों के, एनफोर्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट को इम्प्रूव करना है। और जो जी रघुराम ने जो 3 की एरिया सजेस्ट करे हैं, वो है कॉन्फ्लिक्ट, एक तो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग एजेंसी होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, जैसे मान लीजिए अगर एयरपोर्ट मैनेजमेंट है, तो एयरपोर्ट्स बनाती भी एआई है, कुछ एयरपोर्ट्स एआई बनाती है, कुछ तो अब एयरपोर्ट्स प्राइवेट्स को दिए जाने लगे हैं, बट जो पब्लिक एयरपोर्ट्स है उनको ऑपरेट एआई करता है कई जगह। और एआई जो है वो रेगुलेटर भी है, तो वो रेगुलेटर भी है और वो ऑपरेटर भी है। अब जो काम अगर ऑपरेट भी कर रहा है, रेगुलेट भी कर रहा है, तो ये सिंपल सीधा साधा एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करना है, ये बहुत ज़रूरी है, कि वरना फिर आपका इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा। जब आप जो काम, आप एक तरीके से आप ही टेस्ट दे रहे हो और आप ही एवेलुएट कर रहे हो, तो आप तो अपने आप फुल नंबर ही दोगे हर बार। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस जो देखने को मिलती है वो हमको मिलती है टेलीकॉम सेक्टर में। टेलीकॉम सेक्टर में ट्राई जो है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ये रेगुलेटर है हमारा। और जो ऑपरेटर है वो तो खैर आप लोग जानते ही हैं कि आजकल सब प्राइवेट ऑपरेटर्स के हाथों में रख दिया गया है। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसको फॉलो करें। इसको फॉलो करें आप एयरपोर्ट्स में भी जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एआई शुड नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट, इट शुड ओनली बी देयर फॉर रेगुलेशन। इस तरीके के अलग अलग सेक्टर्स में, रेलवेज में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, उसको भी रिजॉल्व करना ज़रूरी है। फिर इसके बाद जो दूसरा एक थीम डिसाइड करी है जिसमें हमको इम्प्रूव करना है रोड अहेड में, तो वो है ऑप्टिमाइजिंग द रिस्क एलोकेशन। अब जब दो प्रोपोनेंट्स के बीच में साइन हो रहा है प्रोजेक्ट, यूजुअली पब्लिक और प्राइवेट के बीच में होता है, तो जो पब्लिक है, हमारे पब्लिक सेक्टर है, वो यूजुअली उसमें एक दिक्कत ये होती है कि वो प्राइवेट पे बहुत ज़्यादा रिस्क रख देता है। कि अगर प्राइवेट ने किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम आई, तो सारी लाइबिलिटी प्राइवेट की है। अगर कुछ भी डिले हुआ, कुछ भी हुआ, चाहे पैंडेमिक की वजह से भी डिले हुआ, लेकिन लाइबिलिटी प्राइवेट की है, प्राइवेट को कोर्ट में लेके जाएंगे, तो प्राइवेट हैज़ टू पे फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ये चीज़ भी आपको ये रखना है कि एक तरीके से बैलेंस बना रहे। इतना ज़्यादा भी आप प्राइवेट्स को ना मिल करने की कोशिश करें कि फिर वो एक्चुअली में आके आकर के वो पार्टी ना बनना पाए, वो बिड ही ना करें वो उस पर्टिकुलर टेंडर के लिए। तो इसके लिए विजय केलकर कमेटी एक बनी थी, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा इसके बारे में, तो उसके भी रिकमेंडेशंस में ये था ऑप्टिमाइजिंग रिस्क एलोकेशन, तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो तीसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट चेंजेस लाने की ज़रूरत है, वो है अग्रीमेंट्स। जो करप्शन वाली बात आ जाती है कि कोई अग्रीमेंट होता है, अब किसको क्या पता कि पीछे से क्या कनेक्शन बैठे थे, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बॉडी को अग्रीमेंट मिल गया। अब राफेल डील में आप लोग देखते हैं कि कितना हुआ क्रिएट हुआ था उससे रिलेटेड। तो उस तरीके से ट्रांसपेरेंसी अगर रहती, ये पता रहता कि जो रिलायंस इंडस्ट्री को दिया गया है, तो वो दैट वाज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, एचएएल से बेटर कैंडिडेट था, अगर ये ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल रहती इन्फॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, फिर किसी तरीके का कोई केस ही नहीं बनता। तो ये इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि हम कैसे ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, किसी ताकि कोई तरीके का क्रोनी कैपिटलिज्म किसी भी हालत में ना हो।
तो अब हम लोग देखेंगे ये आर्टिकल जो श्री मिल्खा सिंह जी ने लिखा है, जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ है। उन्होंने ये आर्टिकल पेन डाउन किया था स्पेशल, इस स्पेशल एडिशन के लिए इंडिया एट 75। तो एक तरीके से उनकी एक लेगेसी आप समझ सकते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन जो कि इनकम्पेरेबल है किसी और से भी। उन्होंने 75th इंडिपेंडेंस डे के लिए भी एक तरीके से ये कंट्रीब्यूशन दिया है। तो उन्होंने आर्टिकल पेन डाउन किया है, स्पोर्ट्स एंड इट्स रोल इन द मेकिंग ऑफ अ न्यू इंडिया। तो इसमें इन्होंने ये बताया है कि कैसे करके स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ है वो क्यों एक राष्ट्र के निर्माण में बहुत एक हित एक हित के साथ वो मतलब हित प्रदान करती हैं, उसको उसको बेनिफिट करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि उन्होंने कैसे कहा है कि किस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है नेशन बिल्डिंग एक्टिविटी में। सबसे पहली चीज़ जो स्पोर्ट्स करती है वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से मिलेंगे, खास करके वो लोग जो एकदम एलीट लेवल पे खेलते हैं, या फिर इवन अपने कॉलेज की टीम के लिए, अपनी स्कूल की टीम के लिए खेलते हैं, तो कुछ कैरेक्टर्स आप उसमें उन लोगों में ज़रूर देखेंगे। पहला कैरेक्टर आप देखेंगे उसमें है वो परसिवियरेंस का, कि उनको ये आइडिया है कि कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है, कितना अपने अपने आप को फिजिकली कंडीशन करना पड़ता है, मेंटली कंडीशन करना पड़ता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे उन लोगों में कि एबिलिटी टू मेक डिसीजंस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, और वो क्रिटिकल टाइम पे डिसीजंस लेने पड़ते हैं इन इन द मैच या इन द गेम या इन द स्पोर्ट वट एवर दे आर प्लेइंग। उस टाइम पे उनको इंस्टेंटेनियसली क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं टू इंश्योर कि वो लोग जीते। तो ये कैरेक्टर में उनके इन्फ्यूज हो जाती है चीज़। फिर जो तीसरी चीज़ मिल्खा सिंह जी ने बताई है वो है दी एबिलिटी टू बाउंस बैक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लाइफ में आपको ऐसा तो है नहीं सिर्फ आपको सक्सेस ही मिलती रहेगी, बेइंतहा आपके फेलियर्स आएंगे। तो उन फेलियर से बाउंस बैक करने की एबिलिटी जो है वो भी स्पोर्ट्स एक तरीके से प्रोवाइड करता है। जब आप किसी मैच में पीछे चल रहे हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट इनिंग्स के बाद ट्रेल कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप अपने सेकंड इनिंग्स में अगर आपको फॉलो ऑन मिला है तो आप सेकंड इनिंग्स किस तरीके से खेले। जैसे राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उन्होंने फॉलो ऑन बचाते बचाते एंड में इंडिया का ऑलमोस्ट जिता ही दिया। ऐसे तरीके से आपको अपने मतलब ये बाउंस बैक एबिलिटी एक स्पोर्ट्स पर्सन के कैरेक्टर में इनबिल्ट हो जाती है। अब ये बात आ गई कि चलिए ठीक है, हमने कैरेक्टर बना दिया, तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा। सीधा सा एक फ़ायदा होता है इससे कि हमारे ये जो कैरेक्टर्स हैं, अब ये मान लीजिए आप हर कोई तो एलीट स्पोर्ट्स पर्सन बनता नहीं है, प्रोफेशनल बनता नहीं है। जो लोग स्कूल में खेलते आ रहे हैं, कॉलेजेस में खेलते आ रहे हैं, वो अपने किसी और सेक्टर में जाकर के काम करेंगे, अपना कमाई करेंगे, उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब जब ये कैरेक्टर्स आपके एक किसी एम्प्लॉय में होंगे, तो फिर वो नेशनल डेवलपमेंट में सीधा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिस भी सेक्टर में जाएंगे, चाहे वो कंसल्टेंसी में जा रहे हैं, लीगल फील्ड में जा रहे हैं, या किसी भी चीज़ में जा रहे हैं, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, परसिवियरेंस, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड बाउंस बैक एबिलिटी, तो ये तीन जो कैरेक्टर्स हैं ये हर स्फीयर में आप उनको एक इम्पोर्टेंट सॉर्ट ऑफ फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से उनको काम करना, और वो एफिशिएंटली उस सेक्टर में काम कर पाएंगे। अब एक और चीज़ जो इन्होंने मिल्खा सिंह जी ने बताई है कि स्पोर्ट्स प्रदान करता है वो है नेशनल इंटीग्रेशन। ये तो एक सीधा सा सीधी सी चीज़ है कि इंडिया में क्रिकेट का मैच चल रहा है तो सब लोग यूनाइट हो जाते हैं। 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए सब लोग एक साथ मिल करके बैठे थे, सब लोगों ने एक साथ सेलिब्रेट किया। फिर पीवी सिंधु का भी एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, जैसे ओलंपिक्स में, जो रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें उन्होंने जब वो फाइनल तक पहुंची थी तो सारे लोगों ने मिल करके उनका फाइनल देखा था कैरोलिना मैरिन के साथ 2016 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स इस तरीके से लोगों को इंटीग्रेट करता है। तो जो एक तरीके के डिफरेंसेस बन जाते हैं लोगों के बीच, बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिटीज, बिकॉज ऑफ देयर रीजन, और बिकॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत अगर उनकी लाइफ में है तो वो सब कुछ क्षण के लिए वो लोग भूल जाते हैं और एकजुट हो जाते हैं। और एक और तरीके से नेशनल डेवलपमेंट में इम्पैक्ट करता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वो है कि अगर आप देखें एक तरीके से कि जो भी हमारे, अब हम कंसिडर करें कि इकोनॉमिक बेसिस पे हम देखें कि कोई कंट्री कितना ज़्यादा डेवलप्ड है, तो उसमें दो नाम हमारे सामने आते हैं। एक आता है हमारा यूएस, और दूसरा नाम आता है हमारा पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये दोनों कंट्रीज में अगर मैं आप लोग को एक कोरिलेशन बनाऊं, तो ये है द लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये है द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस मोमेंट। और अगर आप
किसी भी ओलंपिक्स का मेडल टैली देख उठा करके देखेंगे तो या तो यूएस फर्स्ट आती है या फिर चाइना फर्स्ट आती है। इन दोनों में से ही कोई है जिनके मेडल टैली सबसे ज्यादा होते हैं। किसी भी ओलंपिक्स में आप उठा करके देख लीजिए। इवन जो अभी 2021 के ओलंपिक्स आएंगे उसमें भी देखने लायक होगा कि कौन इन दोनों में से टॉप करता है। तो ये बात भी दर्शाती है कि स्पोर्ट्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो पूरा आपका नेशन एक अच्छे अच्छे लेवल ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच चुका है। और उसके उससे फायदा चाहे वो इंटीग्रेशन के थ्रू हो रहा है, चाहे वो कैरेक्टर लोगों में इतना अच्छा बिल्ड हो रहा है वो स्पोर्ट्स के कल्चर की वजह से। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज किस नेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। और ये मिल्खा सिंह जी की उम्मीद थी कि आगे चलते हुए भी ऐसा ही कंटिन्यू होता रहे। एज वी गो पास्ट आवर 75th इंडिपेंडेंस डे हम लोग अपने हर फील्ड में स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें। अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा है हमारे, और ये हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अब दूसरे, एक तो स्पोर्ट, अगर हम सॉफ्ट पावर की बात करें तो हमने स्पोर्ट्स का देख लिया। ये स्पोर्ट्स किस तरीके से हमारे जो हमारे एम्बेसडर्स जाते हैं एक तरीके से, जो पीवी सिंधु गई है या फिर हमारी क्रिकेट टीम जाती है, तो वो भी एक सॉफ्ट पावर का भी एक तरीके से दर्शाती है इंडिया की। तो दूसरी चीज जो स्पोर्ट्स जो सॉफ्ट पावर को दर्शाती है वो है हमारा सिनेमा। तो सिनेमा ऑब्वियसली हम देखते हैं और वो बहुत पॉपुलर है इंडियन सिनेमा, खास करके चाइना और वेस्टर्न वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो इससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल लिखा है मिस्टर जानू बरुआ ने। तो ये एक वैसे तो एक असमीज डायरेक्टर है, बट इन्होंने कई सारी फिल्म्स डायरेक्ट करी हैं। और बॉलीवुड में भी इन्होंने मूवीज डायरेक्ट करी है। एक फेमस, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, अनुपम खेर और उर्मिला मातोंडकर की मूवी थी, मैंने मैंने गांधी को नहीं मारा। तो वो इन्होंने डायरेक्ट करी है। तो उन्होंने आर्टिकल लिखा है, जिस आर्टिकल में बताते हैं कि किस तरीके से हमें बहुत हिस्टोरिकल टाइम से, मतलब इंडिपेंडेंस की ही बात नहीं, उससे पहले से भी, जब हमारे मुगल्स थे या उससे पहले और दूसरे राजा राजवंश हमारे यहाँ था, मोनार्की स्थापित थी। तो उस समय से कैसे स्टोरीज का इम्पोर्टेंस रहा है हमारे कल्चर में। तो एक जो इम्पोर्टेंस रहता है किसी भी स्टोरी का या किसी भी तरीके के नैरेटिव क्रिएशन का, वो रहता है मॉरल एजुकेशन में। हम अगर बात करें तो पंचतंत्र की, अगर हम बात करें या फिर हम जातकास की बात करें, इन सारे हितोपदेश की बात करें, तो इन सब में बहुत सिंपल सिंपल स्टोरीज से लोगों को बहुत अहम चीजें जीवन की जो उनको चाहिए अपने जीवन शैली में, जिस जो उनको स्थापित करनी है, व्यापक बनाना है उसको, अपने उनको उनका व्यापन करना है अपने जीवन में। तो ऐसे मॉरल वैल्यूज, ऐसी जो नैतिक हमारे चीजें हैं, उनको हमको अपने उसमें अपने कैरेक्टर में बिल्ड करना है, तो ये स्टोरीज के थ्रू हमको सीखने को मिलता है। दूसरी चीज जो एक तरीके से जो हिस्टोरियंस आजकल पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस होते हैं, तो वो उस टाइम की जो सोशियो कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज थी वो भी उनसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर अ सिंपल एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूँ कि महाभारत के टाइम की, तो महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है दो लोगों के बीच की, दो मतलब दो क्लैंस के बीच की, कौरवास और पांडवास की। वो कहानी है उस समय की सोशियो कल्चरल लाइफ की, किस तरीके से लोग वहाँ रहते थे, कि वहाँ पे क्या सिस्टम था कि 5 लोगों से मतलब वो पॉलीएंड्री हो रही है, और क्या मतलब वहाँ पे फिर गैम्बलिंग भी हो रही है। फिर किस तरीके से लोगों के बीच में इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं भाइयों के बीच में, और क्या मतलब अलग अलग तरीके के कैरेक्टर वैल्यूज देखने को मिलती हैं। कृष्ण की जो गाथाएं हम सुनने को, जो रासलीला है वो हमें सुनने को मिलती है, तो हमें ये पता चलता है कि उस समय पे भी इस तरीके के एक नटखट से मतलब ऐसे चीज़ें पॉपुलर थी उस टाइम पे भी। ऐसा नहीं था कि ये कोई मॉडर्न क्रिएशन है। तो इस तरीके से जो सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है स्टोरीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय में भी लोग स्टोरीज सुन करके समझने की कोशिश करते थे कि अच्छा ये है, ऐसे है, या ये चल रहा है सोसाइटी में, या ये मॉरल्स हमको सीखने चाहिए, या ये चीज़ हमें नहीं करनी है। उसी तरीके से एक और जो इम्पोर्टेंट रोल था नैरेटिव्स का, स्टोरी मेकिंग का, वो था कि रूलर्स को पॉलिसी मेकिंग में बहुत वो करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे। आप लोगों ने सुना ही होगा, अकबर बीरबल की तो कहानियां बहुत ज़्यादा फेमस है, उसके बारे में तो मुझे कहना नहीं चाहिए कुछ भी। तो वो भी, अकबर भी बीरबल की कहानियां सुन करके अपनी पॉलिसीज को ट्वीक करते थे।
जानने की कोशिश करते थे कि क्या कैसे लोग मेरे उनके उनके जो एम्पायर में क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या फिर क्या चीज़ क्या डिमांड है उनकी, ये समझने की कोशिश करते थे बीरबल की स्टोरीज से, और उस हिसाब से फिर अपने एक्शंस को गाइड करते थे। ऐसा ही सिर्फ अकबर ही नहीं, बहुत सारे राजा ऐसे थे जिनके कोर्ट्स में नवरत्न हुआ करते थे। नवरत्न में मतलब लिटरेचर राइटर्स भी थे। आप जैसे कि अ, कालिदास को कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के टाइम में थे। फिर ऐसे करके बहुत सारे अमर सिम्हा हैं जो कि चंद्रगुप्त के टाइम में उनके यहाँ थे। फिर हर्षवर्धन के टाइम में बाण भट्ट हैं। तो इन सब का भी यूज था कि वो इन स्टोरीज के थ्रू समझाते थे, गाइड करते थे रूलर्स को कि क्या पॉलिसीज बननी चाहिए। फिर एक एक और एग्जांपल इसमें मैं आपको देना चाहूँगा, जो कि मेंशन भी किया है कि सोशल कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटीज में वो है, मतलब हम अगर फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो आनंद मठ एक बहुत फेमस बुक है, एक बहुत फेमस नॉवल है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है, जिन्होंने हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम भी लिखा था। अ, उन्होंने इस इस स्टोरी इस नॉवल के थ्रू उन्होंने एक सन्यासी रिवोल्ट जो कि 18 सेंचुरी में हुआ था उसकी कहानी बताई। तो इस तरीके से ये भी एक रोल रहता है नैरेटिव्स का कि लोगों को यूनाइट करना, एक तरीके के रेवोल्यूशन को आइडियलाइज करना, जिस आइडियोलॉजी के पीछे फिर लोग एकजुट होकर के इवन फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, आगे बहुत सारे ऐसे स्टोरीज थी, ऐसी नॉवेल्स थी जो आई जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। आप चाहें तो मैंने इंडियन लिटरेचर पे एक पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने ये भी मेंशन करा है कि किस तरीके से लिटरेचर का इंपॉर्टेंस रहा था टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द 19th सेंचुरी। मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाकर के वो देख सकते हैं जिसको इंटरेस्ट है इसमें। अब फिर दिक्कत आती है कि ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। अब है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या दिक्कतें आई, हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस जो सिनेमा रहा है उसमें कैसे एवोल्यूशन हुए हैं, क्या ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन हमने फेस किए अकॉर्डिंग टू मिस्टर जानू बरुआ। तो इन्होंने काफ़ी क्रिटिकल व्यू लिया है इस चीज़ का। उन्होंने ये कहा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम धीरे धीरे इंडिया को एक होमोजेनस एंटिटी की तरह देखने लगे अपनी मूवीज में। मतलब हम वो जो एक रहता था पहले, जैसे सत्यजीत रे थे, उन्होंने पत्थर पंचाली सीरीज बनाई पूरी, जो उनकी ट्रिलोजी थी अपूर संसार वाली। वो जो रीजनल लाइफ थी, जो रीजनल स्पेसिफिसिटीज थी इंडिया के टाइम उस टाइम की, तो उन्होंने उसको दर्शाया। और ऐसा ही नहीं था कि वो सिर्फ बंगाल में फेमस थी, वो पूरे इंडिया इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में उसको बहुत ज़्यादा अक्लेम मिला, कांस फेस्टिवल में उनको इतने अवार्ड्स मिले। तो वो उसको आइडलाइज कर रहे हैं जानू बरुआ, उनको उसको कंपेयर कर रहे हैं आजकल के सिनेमा में से, जो आजकल हमारा कॉमर्शियलाइज हो गया है बहुत ज़्यादा सिनेमा। वो भी वो अब मतलब इंडिया को एज वन एंटिटी देखता है। अब जैसे हम अगर हम बात करें, एक सिंपल से एग्जांपल लेकर के बात करें तो हमने मूवी बनाई है कि मतलब सलमान खान की कुछ मूवीज रहती हैं जैसे दबंग है, ये सारी मूवीज हैं। तो उनके जो उसमें रीजनल कोई वो नहीं है, वो ऐसी मूवीज बनाई जाती है कि जो सब लोगों के लिए वैलिड हो और सब लोगों के लिए सूटेबल हो। बेसिकली वो एक तरीके से डिमांड उसकी अच्छी खासी हो, क्योंकि वो कमर्शियल वेंचर बन चुका है। तो इस वजह से दिक्कत क्या आती है कि एक्चुअल में जो चल रहा है ऑन ग्राउंड, जो प्रॉब्लम्स है ऑन ग्राउंड, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ही नहीं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं रीजनल। मतलब हम रीजनल, अब मान लीजिए केरला की बात करो तो केरला में कि अपने कुछ फेस्टिवल्स है, अपनी कुछ लाइफ है, अपनी कुछ सोसाइटी है, उस पे बेस हम मूवीज बना सकते हैं। और जो मूवीज बनती भी हैं वो बहुत लिमिटेड रहती हैं। हम खुद ही देखें तो हम खुद ही ऐसी कितनी ज़्यादा रीजनल मूवीज देखते हैं, हमको पता ही नहीं है कि पंजाबी मूवीज क्या है, मतलब उसमें कौन एक्टर है, कौन फेमस है। या हम लोग को ये भी नहीं आइडिया है कि हम तमिल मूवीज भी देखेंगे तो वो मूवीज भी वो वाली देखेंगे जो कि एकदम मतलब हीरो वर्शिप टाइप की मूवीज हो। ऐसा तो होता नहीं है कि वो रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको दर्शाती हैं। तो इस तरीके से एक ऐसी होमोजेनस एंटिटी बन चुकी है जो कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है, जो कि कमर्शियल वेंचर बन चुका है पूरी तरीके से। हम अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो रहता है किसी भी आर्टिस्ट का, और कि वो किस तरीके से सच को दर्शा पाता है उसमें सिल्वर स्क्रीन पे, तो वो चीज़ अब हमारी खत्म होती जा रही है, ये कहना है जानू बरुआ का।
और एक और रीज़न है कि हम मूवीज़ को अब सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। जैसा हमने पहले देखा कि कितने सारे रीज़न्स, कितने सारे पर्पसेस थे मूवीज़ या स्टोरीज़ या नैरेटिव सुनने के। आजकल बस मूवीज़ को एंटरटेनमेंट सोर्स की तरह देखा जाता है। और इसका एक और फॉल आउट ये भी है कि जो हम एक्टर्स हैं, वो एक्टर्स भी यूजुअली एंटरटेनमेंट की वैल्यू ही है उनकी उनकी एक्चुअल में क्या उनका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। चाहे वो लोग कुछ किसी टॉपिक पे कुछ बोलते भी हैं तो लोग उनको सीरियसली नहीं लेते। मान लीजिए वो किसी पॉलिटिकल टॉपिक पे जाकर के बोलेंगे, जैसे दीपिका पादुकोण जाकर के जेएनयू में सपोर्ट उन्होंने दर्शाया था अपना। आयशे घोष जो कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट थी, उनसे जाके मिली थी। तो वो भी, उसको भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला कि दीपिका पादुकोण को अपने सिर्फ एंटरटेनमेंट बिजनेस में ही ध्यान देना चाहिए, उनको इन सब चीज़ों से ध्यान नहीं देना। तो वो वाली प्रॉब्लम है कि अब हम लोगों को, हम एक्टर्स को भी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट, एक बेसिकली एक सर्कस की तरह हम देखते हैं कि वो हमारे परफॉर्मर है, हम बस जाकर एंटरटेनमेंट चाहिए हमें मूवीज से, हमें कुछ एक्चुअली में सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है हम ये सोचते नहीं। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि जानू बरुआ ने एड्रेस करी हैं अपने इस आर्टिकल में कि क्या प्रॉब्लम्स हैं रही हैं सिंस इंडिपेंडेंस इन द स्टोरीज एंड मूवीज। तो बात आती है कि क्या हमें फ्यूचर में करना चाहिए, क्या रोड अहेड है हमारी। तो इसके बारे में जानू बरुआ ने वही अपने कुछ तीन उन्होंने आइडियाज रखे हैं जो कि सीधा सीधा काउंटर है उनके, जो उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं उनको काउंटर करते हुए हैं वो आर्ग्यूमेंट्स। ये जो रोड अहेड वो सजेस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, वो पहला है कि कमर्शियल वेंचर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों को तभी फ्रीडम मिल पाएगी एक्सप्रेस करने की, जो आर्टिस्ट हैं वो फ्रीली अपने आइडियाज़, अपने टैलेंट को दर्शा पाएंगे और ऑन स्टेज। जब वो इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि क्या लोगों को एक्चुअली में चाहिए, क्या डिमांड है, उस पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअल में जो ट्रूथ है वो दर्शा रहे हैं सिनेमा में। फिर दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई है वो है कि इंडिया को होमोजेनियस एंटिटी की तरह इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए कि हम नेशनलिज्म और ये सारी चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। हम नेशनलिज्म इस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं कि हम एक्चुअली में रीजनल इंडिया कैसा है हम उसको दर्शाएं। तो अगर हम रीजनल मूवीज़ को प्रमोट करें तो हम उस तरीके से भी एक तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन फोस्टर कर सकते हैं। जब एक जो नॉर्थ इंडियन है वो साउथ इंडियन मूवीज देखेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, उनकी रियलिटीज को समझने की कोशिश करेगा और ये समझेगा सबसे इम्पोर्टेंटली कि वो कितना सिमिलर है उससे, उस साउथ इंडियन कल्चर से उसका कल्चर कितना सिमिलर है। तो भी वो एक नेशनल इंटीग्रेशन के तरीके से काम करेगा। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक इंडिया एज एन एंटिटी को ही देखें। हम इंडिया एज अ सम एज अ कॉम्पेंडियम ऑफ डाइवर्स फीचर्स, ऑफ डाइवर्स आइडेंटिटीज भी देख सकते हैं, जो एक्चुअली में इंडिया है, जो हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो है वो है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए नहीं देखना चाहिए मूवीज़ को। हमको देखना चाहिए कि उसमें कितनी क्रिएटिविटी एक्चुअली में है, कितने सहज ढंग से उसको प्रेजेंट करा जा रहा है जो मैसेज है, कितने कितनी वो कितना एक्सपेरिमेंट किया गया है, कितनी एक्चुअली में उसका टैलेंट दिख रहा है, जो जो भी सिंगर, डांसर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर है, ये चीज़ें अगर हम इसके लिए देखें, नॉट जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बट रियलाइजिंग कि ये जो चीज़ें, जो मूवीज़ हमको दिख रही हैं वो एक्चुअली में रियल लाइफ का एक मैनिफेस्टेशन है। और इन मूवीज़ से हम लोग कई सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो अपने अंदर एम्बॉडी कर सकते हैं। तो फिर इन मूवीज़ का रोल हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट होगा, मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगी ये मूवीज़। और ये कहना है मिस्टर जानू बानुआ का। और दूसरी चीज़ जो है कि हम सॉफ्ट पावर के लिए भी जब यूज़ करते हैं मूवीज़ को, तो हमको वही होमोजेनस आइडेंटिटी की तरह नहीं यूज़ करना चाहिए। जब हम हमारी जो वेरियस एम्बेसीज हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, तो वहाँ पर भी जहानू बारुआ ने बताया है कि जो भी मूवीज़ दिखाई जाती हैं वो यूजुअली ऐसी मूवीज़ होंगी जो इंडिया एज एन एंटिटी या एज इंडिया का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए दिखाई जाती है। बट जो दूसरे कंट्रीज की एम्बेसीज हैं इंडिया में, चाहे वो ब्राजीलियन है, स्पेनिश है, तो वो लोग अपने उस स्पेनिश एज अ नेशन को नहीं प्रमोट करते हैं, वो एक्चुअली में दिखाते हैं कि उनका कल्चर कैसा है। तो उस कल्चर से जब हम लोग रिलेट करते हैं तब एक्चुअली में पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनता है। प्रोपागेंडा से पीपल टू पीपल कांटेक्ट नहीं बनेगा। तो अगर हमको वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनाना है विद डिफरेंट कंट्रीज, और वो एक
वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना लानी है, तो हमको एक्चुअल में क्या है इंडिया में ये दर्शाना पड़ेगा उन लोग को, ताकि वो हमसे रिलेट कर पाए। तो ये कहना है जानू बारुआ का। अब ये कुछ कोट्स हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं कुछ कोट्स प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, जो इनके आर्टिकल्स जिन्होंने लिखा है उन्होंने ये कोट्स या ये फ्रेजेस यूज़ करें अपने आर्टिकल्स में। तो आप लोग पॉज करके वीडियो को ये सारे नोट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो बात है नहीं। तो ये पहला कोट है जो कि एक्चुअली विवेकानंद का कोट है, जो वाइस प्रेसिडेंट नायडू ने वाइस प्रेसिडेंट वेंकटैया वेंकैया नायडू ने सॉरी फॉर दैट वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रिकोट किया था। फिर नजमा हिपतुल्ला मैम ने भी ये स्टेटमेंट रखा है, तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डेमोक्रेसी। अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि इंडिया में किस तरीके की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, आप लोग ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, खास करके ऐसे इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कोई डेमोक्रेसी पे अगर कोई टॉपिक आता है तो। फिर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है रमेश पोखरियाल जी, तो उन्होंने ये चीज़ इस स्टेटमेंट से एक्सप्लेन करा है कि एनईपी का क्या सिग्निफिकेंस होने वाला है इन द फ्यूचर। फिर अगर हम ये देखें कि और किसने इम्पोर्टेंट कोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो वो हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, जो कि आईसीएमआर के डीजी हैं। आजकल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं वो। तो उन्होंने बताया है कि अगर हमें एक सस्टेनेबल और इफेक्टिव मॉडल चाहिए हेल्थ फॉर ऑल का, तो हमको कॉस्ट, क्वालिटी और एक्सेस इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, और इनको ध्यान में रख के पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। फिर अमिताभ कांत जी, जिन्होंने फेडरलिज्म फिजिकल फेडरलिज्म का आर्टिकल लिखा था, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करा है कि कैसे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है वो एक सॉल्यूशन है, फॉर कॉम्पिटिटिव गुड गवर्नेंस एंड इज एंड एंड एलिमिनेट्स द आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म सिंपली मतलब है कि जो पॉलिसीज की लोगों लोगों के आइडेंटिटीज को पैंटर कर रही है या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसको खत्म करके कॉम्पिटिटिव गुड गवर्नेंस को फॉस्टर करने में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का रोल रहेगा, जो कि नीति आयोग प्ले करती है। फिर जैसा मैंने बताया था आप लोगों की, एक सुप्रीति मैम का एक आर्टिकल है जो कि वाइस चेयरपर्सन है स्पेक मैके की नेशनल नेशनल लेवल पे। तो ये एक अच्छा इन्होंने एक रिलेशन रखा है, तो मैं ये पढ़ देता हूँ। एट द कोर ऑफ द फाइबोनाकी सीक्वेंस ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर is the spirit of India, which is all about the values of inclusiveness, beauty, attention to detail, discipline, willingness to connect with one's higher self, excellence and plurality। तो ये वैल्यूज हैं जो कि इंडिया के आर्ट एंड कल्चर के फिबोनाची सीक्वेंस के कोर में लाया करते हैं, सेंटर में लाया करते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज इन्होंने लिखी मेंशन करी है इससे रिलेटेड, वो ये है अ पर्सन स्टैंडिंग एट द आउटर मोस्ट पॉइंट ऑफ द फाइबोनाची स्पाइरल, जिस स्पाइरल की अभी ये बात कर रहे थे ऊपर, इनहेरिट्स दिस एंटायर स्पाइरल, इट्स नॉलेज एंड इट्स विजडम। बेसिकली जो आदमी बाहर से उस आर्ट एंड कल्चर को देखता है, चाहे वो किसी भी जनरेशन का हो, वो कितना ही बाद में आया हो, फ्रॉम कितना फ्रॉम द टाइम व्हेन द आर्ट फॉर्म वाज क्रिएटेड, लेकिन क्योंकि ये एक फाइबोनाची स्पाइरल है, और फाइबोनाची सिंपली, अगर बहुत सिंपल शब्दों में मैं बताऊं आप लोगों को, तो एक तरीके से जो नई टर्म आती है वो अपने सारे पास्ट के जितनी भी टर्म्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होती है एक तरीके से। तो जो आदमी फाइनली उस टर्म को भी देख रहा है, उस फाइबोनाची सीक्वेंस के लास्ट टर्म को देख रहा है कि 21st सेंचुरी में भी, तब भी ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कोर वैल्यूज ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो कि 4th या 5th सेंचुरी एडी या बीसी, जब कभी भी वो आर्ट फॉर्म बना था, उस समय मन में रख करके बनाई गई होगी। ये एक ब्यूटी है इंडियन आर्ट एंड कल्चर की, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये कोट लगा मुझे, इसलिए मैंने मेंशन किया है इसमें। Thank you for sticking around, and as always, do like, comment for any feedback that you want to give on this video, and anything new that you want me to do, and subscribe for more content I post weekly। हर वीक मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो में पोस्ट कर दूंगा योजना के ऊपर। तो थैंक यू।